नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओजांग आईएएस आरएस एकेडमी में। जैसा कि लास्ट के जो कुछ सेशन हमारे हुए थे उनके अंदर हमने इंडिया की रिवर्स के बारे में, इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, राजस्थान के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है विंड्स, पवने या विंड्स। प्रीलिम्स या मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक अपने आप में है। अभी अभी रिसेंटली जितने भी एग्जाम्स हुए हैं राजस्थान में, स्पेशली अगर मैं एग्जाम्स की बात करूं, रीट का जो हुआ है, पटवारी का जो हुआ है, लगभग सभी एग्जाम्स में इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। विंड्स या पवनों से टॉपिक जो है वो पूछे गए हैं। तो हम प्रॉपर डिटेल में, डेप्थ में जाकर के हर एक चीज को पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों की डिमांड रही कि सर विंड्स पर, पवनों पर एक टॉपिक जो है वो बनाया जाए, एक वीडियो जो है वो बनाया जाए, एक डिस्कशन किया जाए। तो आज हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, स्पेशली जो राजस्थान के आरएस का जो मेंस देने जा रहे हैं अभी फरवरी में, उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम प्रॉपर मेंस के साथ में ही इसे डिस्कस करेंगे। मेंस में क्या अप्रोच रहनी चाहिए हमारी, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से आंसर देने की अप्रोच हमारी होनी चाहिए, उन सभी चीजों को साथ में मिलाते हुए इस टॉपिक को हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो बात करते हैं विंड्स की। विंड्स से पहले कुछ बेसिक सी चीजें जो हैं वो हमें जान लेनी जरूरी होंगी, तब जाकर के हम विंड्स को, पवनों को समझ पाएंगे। देखिए, हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी के चारों तरफ कुछ इस तरीके से एक पूरा का पूरा एयर मास जो है वो प्रेजेंट रहता है। एयर मास या हिंदी में जिसे हम वायु राशि कहते हैं, एयर मास या वायु राशि जो है वो प्रेजेंट रहती है। और इस इतने सारे एयर मास की वजह से, ये जो इतना सारा एयर मास हमें देखने को मिल रहा है, वायु राशि हमें देखने को मिल रही है, इसकी वजह से हमारी अर्थ का जो सरफेस है, मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। हमारी सपोज मान लीजिए ये एक सतह है, सरफेस है अर्थ की। इस पर, या चलिए एक टेबल ले लेते हैं, ये सपोज एक टेबल है। टेबल के ऊपर आपने एक बुक रखी, तो टेबल पर कुछ वजन जो है वो आएगा, कुछ प्रेशर जो है वो आएगा। आपने एक और बुक रखी, अब इस जगह पर, पर्टिकुलर टेबल के इस पॉइंट पर प्रेशर जो है वो और बढ़ता जाएगा। आपने इसके ऊपर एक और बुक रखी, प्रेशर और बढ़ जाएगा, एक और बुक रखी, प्रेशर और बढ़ जाएगा। इस तरीके से प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। वैसे ही हमारे जो अर्थ की जो सरफेस है, पूरी जो अर्थ आपको दिखाई दे रही, पूरी जो पृथ्वी आपको दिखाई दे रही है, उसके किसी एक पॉइंट पर अगर हम देखें तो उसके ऊपर बहुत सारे एयर पार्टिकल्स हैं, वायु के कण हैं। उन वायु के कणों का एक दाब जो है, प्रेशर जो है, वो इस पॉइंट पर हमें देखने को मिलता है। इसी चीज को, ये जो इतने सारे कणों का जो दाब यहां पर बन रहा है पृथ्वी की सतह पर, इसे ही हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या हिंदी में कहते हैं वायु दाब। इन सारे पार्टिकल, जैसे यहां पर एक किताब की वजह से वजन था, प्रेशर था इस टेबल पर, 2, 3, 5, 7, 10, 50 किताबें अगर मैं रखता जाऊं तो इस पर प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा। वैसे ही यहां पर हमारी जो अर्थ की सरफेस है, सतह है, वहां पर ऊपर जो वायु के कण हैं, उन वायु के कणों की वजह से यहां पर एक दाब, एक प्रेशर जो है वो क्रिएट हो रहा है, जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या हिंदी में कहते हैं वायु दाब। बस डिफरेंस इतना सा है इन दोनों एग्जांपल्स में, ये बुक्स जो है वो विजिबल हैं, ये एयर पार्टिकल्स विजिबल नहीं है। ये किताबें हमको दिख रही हैं, ये वायु के कण जो है वो हमें दिख नहीं रहे। कण हमारे चारों तरफ प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, बस हमें दिखते नहीं है। तो ये अगर आप सी लेवल पर, समुद्र के स्तर पर अगर आप देखें, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो निकल करके आता है वो आता है 1034 ग्राम्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या हिंदी में कहूं 1034 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। मतलब आप 1/1 सेंटीमीटर का एक जगह लीजिए, छोटी सी जगह लीजिए जो कि 1/1 सेंटीमीटर की होगी। स्केल में आपने देखा होगा, छोटा सा भाग जो है, इतना सा भाग जो है वो 1 सेंटीमीटर कहलाता है। तो वो 1/1 सेंटीमीटर का एरिया अगर आप लेंगे, क्षेत्रफल अगर आप लेंगे समुद्र तल पर, समुद्र के, मान लीजिए ये समुद्र है पूरा का पूरा, इसके ऊपर 1/1 सेंटीमीटर का जो जगह मैं लेता हूं, उस जगह पर टोटल ऊपर जितनी भी हवा है, उसका दाब जो आता है, उसका जो औसत निकालते हैं, सब जगह पर अलग अलग होता है, किसी जगह पर ज्यादा होगा, किसी जगह पर कम होगा, सबका एवरेज अगर हम निकालेंगे, औसत अगर हम निकालेंगे, तो वो निकल करके आता है 1034 ग्राम्स, 1034 ग्राम। या मोटा मोटी कहूं तो 1 किलो से थोड़ा सा ऊपर, 1000 ग्राम पे 1 किलो होता है, तो 1 किलो प्लस 34 ग्राम का वजन जो है वो हमेशा सी लेवल पर हमें देखने को मिलता है।
समुद्र तल पर हमें देखने को मिलता है। जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर जाते हैं, इस वायु दाब को मापने के लिए एक यंत्र होता है जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, दैट इज बैरोमीटर। बैरोमीटर, जिसको हिंदी में वायु दाब मापी भी कहते हैं, बट हिंदी में जनरली शब्द यूज किया जाता है बैरोमीटर। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछेंगे वायु दाब मापी क्या काम आता है, तो डेफिनेटली आप बता देंगे कि वायु दाब मापने के काम आता है। पर आपसे पूछते बैरोमीटर क्या काम आता है, बैरोमीटर थोड़ा सा अजीब वर्ड हो जाता है। बैरोमीटर बेसिकली वायु दाब को मेजर करता है। जो अभी हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करी थी, वायु दाब की बात करी थी, उसको नापने के लिए, मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम है बैरोमीटर। और बैरोमीटर अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। इस तरीके से अलग अलग जो है वो देखने को मिलते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये वाला पर्टिकुलर बैरोमीटर जो है वो अभी 1000 ग्राम के आसपास जो है वो प्रेशर दिखा रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि 1034 जो है, कुछ यहां पर 1034 ग्राम जो है वो हमारा प्रेशर जो है वो हमें देखने को मिलता है। मतलब अभी प्रेशर क्या है, कम है। ऐसी स्थिति को हम लो प्रेशर कहते हैं। इससे प्रेशर बढ़ जाए तो इसे हम हाई प्रेशर कहते हैं। अभी समझेंगे हाई प्रेशर लो प्रेशर क्या होते हैं, उच्च दाब निम्न दाब क्या होते हैं, अभी आगे समझते हैं। उसके बाद देखिए, सी लेवल से, समुद्र तल से हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, वायु दाब जो है वो कम होता जाएगा। कैसे होगा? सिंपल सी चीज है। अभी मैंने जो आपके सामने एक एग्जांपल लिया था एक टेबल का, ये टेबल है हमारे पास, इसके ऊपर मैंने एक बुक रखी है, इसको बुक नंबर 1 दे देता हूं मैं नाम। एक और बुक रखी है 2 नंबर, एक और बुक रखी है 3 नंबर, एक और बुक रखी है 4 नंबर, एक और बुक रखी है 5 नंबर। अगर आप इस पॉइंट पर प्रेशर मेजर करेंगे, दाब को मापेंगे, तो वो डेफिनेटली ज्यादा आएगा, क्योंकि ऊपर 5 किताबें हैं, पांचों किताबों का वजन जो है वो आप नाप रहे हैं। अगर आप इस पॉइंट पर मेजर करेंगे तो अब ऊपर 3 ही किताबें, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां पर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। अगर आप यहां जाकर के नापेंगे तो प्रेशर और कम हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे किताबें क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। उसके ऊपर की किताबें देखें, प्रेशर तो ऊपर से आएगा ना, नीचे वाली किताबों का तो कोई प्रेशर होगा नहीं। तो ऊपर की किताबों का जो प्रेशर होगा उसी को हम देखेंगे, तो वो किताबें क्योंकि कम होती जा रही है तो प्रेशर भी कम होता जा रहा है। सेम केस हमारी अर्थ के साथ भी अप्लाई होता है। हम अगर यहाँ पृथ्वी की सतह पर नाप रहे हैं तो दाब हमें ज्यादा मिलेगा, प्रेशर ज्यादा मिलेगा। हम थोड़ा ऊपर चले गए तो दाब कम हो जाएगा, क्योंकि अब ऊपर पार्टिकल क्या हो गए हैं, कम हो गए, कणों की संख्या क्या हो गई है, कम हो गए हैं। और ऊपर जाएंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, और कम हो जाएंगे, कणों की संख्या और कम हो जाएगी। तो यहाँ का प्रेशर आपको बहुत कम मिलेगा, यहाँ का प्रेशर कम मिलेगा, यहाँ जो है वही मिलेगा। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा। अगर हम इसको देखें, आपको ये टेबल याद नहीं करनी, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए ये डेटा जो है वो यूज किया है, आपको कहीं ये नहीं याद करना है। सी लेवल पर अगर प्रेशर 1013 मिलीबार है, एक और यूनिट जो मेजर करने की होती है वो होती है मिलीबार, एमबी जो लिखा हुआ है ये होता है मिलीबार। तो 1013 मिलीबार अगर सी लेवल पर, समुद्र तल पर प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है, तो यहां से 1 किलोमीटर ऊपर गए, सपोज ये समुद्र की सतह है, यहां पर अभी 1013 मिलीबार जो है वो प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। हम 1 किलोमीटर ऊपर गए तो अब हमारा प्रेशर कितना हो गया है, लगभग 900। मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले रहा हूं क्योंकि हमें याद भी नहीं रखनी है वैल्यूज। सी लेवल पर 1013 मिलीबार था, हम यहां से 1 किलोमीटर ऊपर चले गए, अब ये हो गया है 900 मिलीबार्स, 900 मिलीबार्स। हम 5 किलोमीटर ऊपर चले गए तो ये 550 मिलीबार के आसपास आ गया। 5 किलोमीटर ऊपर चले गए हैं, ये 550 मिलीबार के आसपास आ गया। और ऊपर जाएंगे आप, 10 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो ये और कम हो जाएगा। तो मतलब जैसे जैसे हम सतह से ऊपर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रेशर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। क्यों कम होता जाता है? क्योंकि जिस जगह पर हम प्रेशर मेजर कर रहे हैं, इस जगह पर मेजर कर रहे हैं, तो इसके ऊपर जितने भी एयर पार्टिकल्स हैं, मैं इनको ब्लू कलर से दिखा देता हूं, एयर पार्टिकल्स को, वायु के कणों को। तो एयर पार्टिकल्स जो है, यहां से अगर आप देखोगे तो नीचे वाले एयर पार्टिकल्स का प्रेशर हम नहीं गिनेंगे, सिर्फ ऊपर वालों का गिनेंगे, तो डेफिनेटली प्रेशर कम हो जाएगा। यहां आकर के नाप रहे हैं तो इसके ऊपर जितने भी एयर पार्टिकल्स हैं उन्हीं का प्रेशर जो है वो मेजर किया जाएगा, तो डेफिनेटली वो और कम हो जाएगा यहां से। और एक चीज जो आपको पता होगी या नहीं पता है तो मैं भी आपको बता देता हूं कि अर्थ की जो सरफेस है, ये जो सतह है, इसके आसपास
एयर की डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है, वायु का घनत्व जो है वो अधिकतम होता है। एयर डेंसिटी को अगर आप देखेंगे, वायु का घनत्व अगर आप देखेंगे, मतलब कणों की संख्या, घनत्व का मतलब ये है कणों की संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो मैक्सिमम कहां मिलते हैं, सरफेस के आसपास। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे पार्टिकल्स क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। क्यों होते जाएंगे, क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण है, वो सबसे ज्यादा यही होता है, प्रबल, सबसे स्ट्रांग जो है वो सरफेस पर होता है। सरफेस से जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वैसे वैसे पार्टिकल्स जो हैं उनके ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो वीक होता जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कमजोर होता जाएगा, और पार्टिकल्स जो है उतने ज्यादा प्रेशर के साथ में अर्थ के साथ चिपके नहीं रहेंगे, उनके ऊपर दाब कम हो गया, इधर उधर घूमते फिरते रहेंगे वो। तो अगर मैं इस चीज को देखूं तो जैसे कि अगर आप माउंट एवरेस्ट की हाइट पर जाते हैं, माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है वो 8848 मीटर से 8848 मीटर है। उतना ऊपर अगर आप जाएंगे तो प्रेशर जो है वो लगभग 2/3 हो जाता है, 2/3 कम हो जाता है, सॉरी मतलब 1/3 रह जाता है, 2/3 कम हो जाता है। मतलब अगर आप 1000 मिलीग्राम मोटा मोटी मान के चलें, मिली बार मान के चलें, तो आप माउंट एवरेस्ट पर जब जाएंगे तो इसका 1/3 हो जाएगा, यानी कि 350 मिली बार के आसपास आपको देखने को मिलेगा। इतना कम जो है ये प्रेशर हो जाता है, 1/3 रह जाता है, 2/3 कम हो जाता है, 2/3 कम हो जाता है, 1/3 रह जाता है। और जो सबसे काम की चीज जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दो वर्ड हैं हमारे सामने, विंड और करंट, हिंदी में पवन और वायु धारा। हम जनरली हम कहते हैं, हमारा जो नॉर्मल जो टर्म होता है, हम बोलचाल की भाषा में कॉलेक्वली जो है एयर फ्लो को हम एक वर्ड यूज करते हैं, हवा, हवा चल रही है, या हिंदी में हम, इंग्लिश में हम कहते हैं एयर फ्लो। ये दोनों वर्ड्स, हिंदी में हवा और इंग्लिश में एयर फ्लो, ये हम समझने के लिए जब तक प्रयोग में लें तब तक ठीक है। रिटन में हमें कभी भी इन दोनों वर्ड्स को यूज नहीं करना। लिखित में जब भी हम मेंस लिख रहे हैं तब हमें कभी नहीं लिखना है कि हवा ऐसे चलती है, हवा वैसे चलती है, या एयर फ्लो इस वजह से होता है या एयर फ्लो उस वजह से होता है। उसके लिए दो डिफाइंड टर्म्स हैं, जो कि इंग्लिश में है विंड एंड करंट्स, हिंदी में है पवन और वायु धारा। हमें हमेशा इन्हीं शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो विंड्स एंड करंट्स वर्ड जो है वो यूज करेंगे, हिंदी मीडियम में पवन और वायु धारा शब्दों का प्रयोग करेंगे। क्या डिफरेंस है, जब भी अभी मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, पर फिलहाल ये समझिए, ये सरफेस है, सतह है, यहां पर जो एयर मास है, वायु राशि जो है, यहां पर जो हवा है वो अगर हॉरिजॉन्टली मूव करती है, क्षितिज रूप में प्रवाह करती है, तो इसे हम कहते हैं विंड, या हिंदी में कहते हैं पवन। जब भी एयर मास जो है वो हॉरिजॉन्टली यानी सतह के समानांतर, पैरेलल टू दी सरफेस फ्लो करेगा, तो इसे हम कहेंगे विंड या पवन। और जब भी एयर मास अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करेगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूव करेगा, तो इसे हम कहते हैं करंट, हिंदी में कहते हैं वायु धारा। तो जब भी हम ये कहना चाहते हैं कि हवा सतह पे चल रही है, तो हम उसके लिए वर्ड यूज करेंगे पवन चल रही है, या इंग्लिश में कहेंगे विंड्स आर फ्लोइंग। ठीक है, अगर सतह पे, सरफेस पे हवा चल रही है तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे विंड्स आर फ्लोइंग, या विंड वर्ड को हम यूज करेंगे और हिंदी में पवन शब्द का प्रयोग करेंगे। जब भी एयर मास जो है वो अपवर्ड डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तब हम वर्ड यूज करेंगे करंट। एयर करंट है ये, वायु धारा है ये, ऊपर और नीचे की तरफ मूवमेंट, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट जो है वो एयर करंट कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो है वो विंड कहलाएगा। बात क्लियर होगी?